बलरामपुर नाम के राज्य में ज्ञानेंद्र नाम का एक दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे हमेशा बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसके ठीक विपरीत उसका बेटा ध्रुव बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। नगर में राजा का पुत्र ध्रुव अपने कुछ सैनिकों के साथ घुड़सवारी करने में मस्त था और तभी उसे घुड़सवारी करते हुए रास्ते के एक तरफ एक गरीब की झोपड़ी दिखाई दी। इस झोपड़ी से गुजार कर देखी जाए। और अपने घोड़े की दिशा झोपड़ी की तरफ मोड़कर गरीब किसान की झोपड़ी को गिरा दिया। अरे वाह, मेरे घोड़े तो कमाल के हैं, मजा आ गया। अब घुड़सवारी का मजा आया। अगले दिन राजमहल में। क्या बात है मंत्री, ये शोर कैसा हो रहा है? महाराज, एक आदमी अंदर आने के लिए दरबान से लड़ रहा है। अरे, ऐसा क्या हो गया जो वो इतना तड़प रहा है? उसे अंदर आने दो। उस आदमी को अंदर बुलाया जाता है तो वो बताता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। महाराज, राजकुमार घुड़सवारी कर रहे थे, पर तभी वो अचानक आकर मेरी झोपड़ी से टकरा गए और मेरी पूरी झोपड़ी टूट के बिखर गई। महाराज, मैं बेघर हो चुका हूँ महाराज, पर मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपनी बीवी बच्चों की चिंता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है महाराज, और ऐसे खुले में रहना उनके लिए बहुत खतरनाक है। वो मर जाएंगे महाराज, वो मर जाएंगे, मेरी मदद कीजिए महाराज। मंत्री, राजकुमार को बुलवाओ। तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए अन्याय नहीं हो सकता, तुम्हें न्याय मिलेगा। राजकुमार को बुलाया जाता है। जी पिताजी, बताइए, आपने मुझे याद किया? ध्रुव, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने इस आदमी की झोपड़ी तोड़ दी? मैं इसका कारण जान सकता हूं? पिताजी, बस थोड़ी सी टक्कर लग गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो झोपड़ी बहुत कमजोर थी, और वैसे भी मैं अपने घोड़ों की ताकत को परखता रहता हूं। बेटा, तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। क्या तुम जानते हो कि सर्दी में बिना छत के रहना कितना कठिन होता है? घोड़ों की ताकत युद्ध भूमि में देखी जाती है, ऐसे गरीब नगरवासियों के घर तोड़कर नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं है। जरा सी गलती पर क्यों आप मुझे सुना रहे हो? मैं राजकुमार होकर अपनी मर्जी से कुछ फैसले भी नहीं ले सकता क्या? ध्रुव, गलती का एहसास होना जरूरी है। जब तक तुम्हें किसी की कठिनाई का अंदाजा नहीं होगा, तब तक तुम कभी अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। एक राजा का दिल हमेशा अपनी प्रजा के लिए धड़कना चाहिए। सर्दी का मौसम बहुत कठोर होता है और गरीबों के पास इतने साधन नहीं होते कि वो इससे बच सकें। तुम्हारी एक गलती ने इन लोगों को बेघर कर दिया। हाँ पिताजी, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार ने राजा की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। फिलहाल राजा ने उस आदमी की झोपड़ी वापस ठीक करवा दी, लेकिन कुछ ही दिन बाद राजकुमार ने फिर से एक गरीब आदमी की झोपड़ी को तोड़ दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रास्ते में उसे अच्छी नहीं लग रही थी। ध्रुव, तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। तुमने फिर से एक गरीब की झोपड़ी तोड़ दी। क्या तुम्हें सर्दी में लोगों की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? पिताजी, वो झोपड़ी रास्ते में थी, मेरा मन खराब होता था उसको देखकर। बस, बहुत हो गया। तुम्हें अपनी प्रजा की पीड़ा का कोई एहसास नहीं। अगर तुम में संवेदना नहीं है तो तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। अब तुम
इस महल से निकल जाओ। जाओ और देखो कि गरीबों की सर्दी कैसी होती है। जब तुम उनकी तकलीफें खुद महसूस करोगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि राजा का दिल कैसा होना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं राजकुमार हूं इस नगर का, आप मुझे नहीं निकाल सकते। तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है, लेकिन ये मजाक नहीं है। चले जाओ यहां से। सिपाहियों, इसे महल से बाहर निकाल दो। अरे अरे मुझे हाथ मत लगाना पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। राजा के आदेश पर राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो पूरे दिन तो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन रात होते ही उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। अब तो काफी वक्त बीत गया। पिताजी ने दरबानों को आदेश दे दिया होगा कि मुझे अंदर आने दिया जाए। हाँ, अंदर चलकर देखता हूँ। वो महल में जाने की कोशिश करता है, पर दरबान उसे अंदर नहीं जाने देता। माफी चाहूंगा राजकुमार, लेकिन महाराज का आदेश है कि आपको अंदर न आने दिया जाए। अरे यार, मुझे लगा था शाम तक पिताजी का दिल पिघल जाएगा, पर ये तो बड़े सख्त हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं? वो ठंड में ठिठुरता हुआ आगे चल पड़ता है। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तभी रास्ते में उसे मोहन मिला। अरे राजकुमार, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों टहल रहे हैं? तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया। तो आइए, आप मेरे घर में आ जाइए। यहीं सामने मेरी झोपड़ी है, महाराज ने ठीक करवा दी थी। तुम अगर नहीं भी कहते ना तो भी मैं आने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं बेघर हुआ हूँ। राजकुमार मोहन के साथ उसकी झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी और बेटा उसका स्वागत करते हैं। अरे राजकुमार, आप आइए आइए। राजकुमार, आपके कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। मैं इन्हें छूकर देख सकता हूँ क्या? ए, हाथ मत लगा। तुम लोग इतनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहते हो? मैं कहाँ लेटूं? बिस्तर कहाँ है? मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। हमारे पास बिस्तर नहीं है, हम नीचे ही लेटते हैं। ये लीजिए आपकी चादर, लेट जाइए। राजकुमार एक चादर लेके लेट तो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो वो उन तीनों की चादर भी उनसे छीन लेता है। लाओ, मुझे तो ये चादर है, मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज। हे भगवान, कितनी ठंड है। ये नगरवासी इतनी ठंड में इस झोपड़ी में पता नहीं कैसे रहते हैं। राजकुमार तो 4 चादरें ओढ़कर सोता है और वो लोग रात भर ठंड से कंपकपाते रहते हैं। सुबह होते ही गंगा देखती है कि सूरज ठंड से कांप रहा है और उसका शरीर तप रहा है। सूरज को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अरे अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? वैद्य को बुलाइए। सूरज, उठो बेटा। अजी सुनो ना, कुछ करिए, आप वैद्य जी को बुलाइए। पर गंगा, मेरे पास तो वैद्य को देने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? राजकुमार, सूरज को बहुत तेज बुखार हो गया है, पर हमारे पास इसका इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। सूरज की हालत देखकर पहली बार राजकुमार को उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा लगता है। हे भगवान, मैंने इनकी चादरें छीन ली। शायद इसी वजह से सूरज इतना बीमार हो गया। वो अपना हार उतार कर मोहन को देता है और कहता है, अब ये हार ले लो, इसे बेचकर सूरज का इलाज करवाओ। राजकुमार, ये तो बहुत कीमती है। हाँ, पर ये सूरज के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। जल्दी जाओ, वैद्य को बुलाओ, और हाँ, बाजार से कुछ कंबल और बिस्तर भी खरीद लेना। राजकुमार, आपने हमारी जान बचा ली, भगवान आपका भला करें। मोहन सूरज का इलाज करवाता है और साथ ही कुछ कंबल और बिस्तर भी ले आता है। अगले दिन राजा राजकुमार से मिलने आता है। ध्रुव, अब कुछ समझ आया कि नहीं? महल की याद आ रही है? मुझे महल की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। ये घमंड सही नहीं है ध्रुव, पर ठीक है। जब तक तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं होता, यहीं रहो।
धन्यवाद, पर मैं अपनी जगह पर खुश हूं। राजा वापस महल लौट जाता है। उसी रात अचानक एक भयानक तूफान आता है। हवा की जोरदार आवाज से झोपड़ी हिलने लगती है और कुछ ही पलों में झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। मोहन, उसकी पत्नी, बेटा और राजकुमार सभी खुले आसमान के नीचे ठंड से कांपने लगते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये रात कैसे गुजारेंगे? माँ, बहुत ठंड लग रही है। गंगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जो कर सके। अब बस इस रात को किसी तरह काटना होगा। ये ठंड इतनी कठोर है, कैसे सहते हो तुम लोग इसे रोज? हम तो जैसे तैसे हर रात गुजार लेते हैं, लेकिन आज की रात तो बहुत भयानक है। मैंने जब इन लोगों की झोपड़ी तोड़ी थी तब भी तो इनकी रात ऐसे ही गुजरी होगी ना। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया था? जैसे तैसे सुबह होती है, लेकिन रात की सर्दी ने सबके शरीर को झकझोर कर रख दिया था। राजकुमार अपनी मोतियों की माला उतारकर मोहन को देता है और कहता है, मोहन, ये लो, इसे बेचकर झोपड़ी को ठीक करवा लो। धन्यवाद राजकुमार। धन्यवाद तो ठीक है, पर तुम लोग ऐसे कैसे जीवन काटते हो? गरीब का जीवन ऐसा ही होता है राजकुमार। आप तो पहली बार गरीब की सर्दी देख रहे हैं। हमारा हर मौसम ऐसा ही है, कष्टों से भरा हुआ। मोहन उस माला को बेचकर झोपड़ी सही करवा लेता है। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं और उनके घर में खाने का सब सामान खत्म हो जाता है। मोहन, घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सर्दी ने तो हमारी सारी उम्मीदें छीन ली। हाँ गंगा, बर्फ के कारण खेतों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। लकड़ी काटने का काम भी ठप पड़ा है। इस ठंड में कोई पेड़ काटने नहीं जाता। अब क्या होगा? यह वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें सब्र रखना होगा। मोहन, मेरे पास अब सिर्फ ये एक अंगूठी बची है। इसे बेचकर कुछ खाना ले आओ। राजकुमार, आप इतना कुछ दे चुके हैं, ये अंगूठी मत दीजिए। मोहन, ये समय सोचने का नहीं है। जाओ, इसे बेचकर खाने का इंतजाम करो। मोहन अंगूठी बेचकर खाना ले आता है। 1-2 हफ्तों तक वो खाना चलता है, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अब न मोहन के पास कुछ बचा था, न ही राजकुमार के पास। अब तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। आगे की सर्दी कैसे काटेंगे? क्या यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे कुछ पैसे कमाए जा सके? यहाँ तो इस सर्दी में कोई काम नहीं होता, पर शहर में कुछ काम मिल सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। मोहन, हमें कुछ तो करना होगा। चलो, हम शहर चलते हैं और वहां काम ढूंढते हैं। राजकुमार और मोहन शहर जाते हैं, जहां उन्हें मेहनत मजदूरी का काम मिलता है। ये राजकुमार के लिए पहली बार था कि उसने अपने हाथों से काम किया हो। दिन भर की मेहनत के बाद वो इतना थक गया कि उसकी हालत बेहद खराब हो गई। मोहन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि काम इतना कठिन हो सकता है, लेकिन जब अपने मेहनत के पैसे से खाना खा रहा हूं तो दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। हालांकि दिन भर की थकान और सर्दी की वजह से राजकुमार को अचानक तेज बुखार हो गया। वो तड़पने लगा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों पर क्या बीतती है और तुम्हारे बेटे ने बुखार से तड़पते हुए क्या महसूस किया होगा। मोहन, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही राजकुमार बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने महल के नरम बिस्तर पर लेटा है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बेटा, मैंने हर समय तुम पर नजर रखी थी। जैसे ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, मैंने तुम्हें तुरंत महल में लाने का आदेश दिया। पिताजी, मुझे वापस जाना है। मैं मोहन और उसके परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अब तुम जान चुके हो कि गरीबों का जीवन
कितना कठिन होता है। तुमने उनकी परेशानियां महसूस की हैं। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम एक अच्छे राजा बनो और उनकी भलाई के लिए काम करो। राजकुमार को राजा की बात समझ आई। उसने तय किया कि वो अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करेगा। हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि असली राजा वो होता है जो अपने लोगों की तकलीफों को समझे और उनका समाधान करे। मैं वचन देता हूं कि इस सर्दी के खत्म होने से पहले मैं गरीबों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और बेहतर आवास की व्यवस्था करूंगा। राजकुमार ने अपने वचन को निभाया। उसने गरीबों के लिए न सिर्फ गर्म कपड़ों की व्यवस्था की, बल्कि उनके लिए नए घर भी बनवाए और नए रोजगार के अवसर भी दिए। राजकुमार के इस कदम से राज्य के लोगों का जीवन बेहतर हुआ और उन्होंने अपने राजा की दिल से सराहना की।